बॉन्डिंग कुछ था ना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डेफिनेशन लिखवा दिया था। उसके लिए कंडीशंस दो ही होना चाहिए, एटम की साइज स्मॉल होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए ध्यान रख दीजिएगा कि एग्जाम्पल के लिए फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि केवल यही करते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, पर ये स्ट्रांगली करते हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H बॉन्ड, और H बॉन्ड को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज कर लेंगे। एक को बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे अंतर आणविक और दूसरा होगा अंतरा आणविक। पहले लिखते हैं, तो पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है, क्या बोल रही हो? हाँ, खिड़की बंद कर दो बेटा, चमक रहा होगा तो बंद कर लो। दूसरा मैं क्या लिखा हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो क्या है इन दोनों का मतलब। पहले अंतर, इसको बोलते हैं अंतर मॉलिक्यूलर, अंतर आणविक। कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन बंध, और इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ भाई नहीं दिखा, पीछे खड़े हो बेटा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ये है इन दोनों का मतलब। समझते हैं, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात है। इंटर का मतलब होता है अलग अलग और इंट्रा का मतलब होता है सेम। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ले लेते हैं H2O को मैं उस दिन ही बताया था, यहाँ पर H, यहाँ पर लिख लो OH, यहाँ पर लिख लो HOH। बताओ ये H2O का अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ये अलग है, ये अलग है। H2O मॉलिक्यूल्स है, लेकिन H2O का एक मॉलिक्यूल्स है ना, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स है। अब देखो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम लोग H बॉन्ड बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब वह हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाता है, या ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो कैसे एग्जांपल है, बताता हूं। दो एग्जांपल इसके पास आते हैं, एक आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा आता है सैलिसैल्डिहाइड। देखते हैं क्या है दोनों। पहले मैं इसका सैलिसैल्डिहाइड बनाता हूं, सैलिसैल्डिहाइड। ये बोल नहीं पाओगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे OH और यहां पर लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो क्या करेंगे, इसका नाम सुन लो पहले। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक के अंदर आपको सिखाई जाएगी। अभी बिल्कुल आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग क्लास 12th में आता है फिनॉल चैप्टर में, लेकिन क्लास 11th के अंदर ही पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। फिलहाल में अभी कुछ नहीं करने हैं। बेटा बताओ, ये हाइड्रोजन है क्या और ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है क्या? अब मुझे बताओ, ये जो हाइड्रोजन है इसी मॉलिक्यूल्स का है और ये ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल्स का है। तो दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा जिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूल्स के हैं क्या? तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे इंटरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन अगर यही अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा तो उसको बोलेंगे इंटर हाइड्रोजन नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देख लो दूसरा एग्जांपल भी आता है, जैसे एक और है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ पर आप OH लिख लो एंड यहाँ पर लिखते हैं डबल बॉन्ड और ये कुछ O इस तरह से रहता है। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी एक एग्जाम्पल आता है, नाम क्या है इसका, तो इसको आप बोलोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये सब आपको IUPAC के अंदर सिखाया जाएगा, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल इतना बस आपको याद रखना है किसके अंदर में पाया जाता है और मतलब क्या होता है। लिखवा दूं पहले? लिखो जरा। हाँ, सबसे पहले इंटर के साइड में लिखो। डिवाइड नहीं करो अभी तक? अरे वाह, ऐसे करोगे भाई? H बॉन्ड, हाँ लिखना,
दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, सर इंटर में, हाँ इंटर के साइड में लिखना है भाई, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। नहीं लिख पाए? जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा भाई, नेक्स्ट इंटरा के साइड में इधर लिखो, लिखना जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच फॉर्म होता है तो इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। चलो ये तो काम की बात हो गई, अभी इसको तो कॉपी कर ही लिए हो, मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। देखो क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन में से दो तीन तो हम कर ही लेंगे जो हमारे पेपर्स के अंदर में आजकल मार्केट में चल रहे वही वाली, और जो नहीं आते हैं उसको ज़्यादातर फोकस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें आता है, या चाहो तो आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन बोल सकते हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन, या आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो इसका यूजेज, जो भी हो। पहला इसका एप्लीकेशन है बेटा, क्वेश्चन आता है नंबर 1 कि H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होता है, क्यों? ये पहला क्वेश्चन आता है। क्या बेटा? कि H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो यहाँ पर गैस होता है, क्यों? पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, और ये 10th में नहीं, ये 11th के अंदर पूछा जाता है, प्लस 12th के अंदर पूछा जाता है पी ब्लॉक में। तो देखना दोनों जगह सेम ही आंसर लिखने वाले हैं। चेक करते हैं इसका रीजन क्या होगा। पहली बात, H2O का लिखते हैं तो हम इस बना सकते हैं ना, H, यहाँ पर HO और यहाँ पर H। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा? अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं H2S के अंदर में, H2S का भी स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा। यहाँ पर लिखोगे H, S और यहाँ पर H। पहली बात तो यहाँ H बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो मैं क्या कर दिया हूँ, इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ और नाम दे दिया हूँ इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये कौन सा है, इंटर है कि इंटरा है? इंटरा कि इंटर? इंटर ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल बॉन्ड बन रहा है। अब एडिशनल बॉन्ड बनेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास। लेकिन इसमें देखो ये तो सल्फर ग्रुप का है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है लेकिन इसकी साइज स्मॉल नहीं होती, क्योंकि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है भाई। मैं क्या बोला हूँ कि कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जनरली सेकेंड से। ये बिलोंग कहाँ से करता है? इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एब्सेंट लिख सकता हूँ। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये मॉलिक्यूल्स पास आएंगे क्या, मतलब कि दूर दूर होंगे। अब तुम ही खुद ही बता दिए कि H2S के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, H2O के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी कंपाउंड के या जिस भी अगर मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो उस अवस्था को लिक्विड बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो समझ में आ गया?
क्या लिखोगे कि H2O में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एवं उसकी साइज कम होने के कारण ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं। जबकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होता है लेकिन साइज अधिक होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए H2S गैस फॉर्म में पाया जाता है जबकि H2O लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? लिख ले। लिखो। ठीक है, देखो इसका सेकंड एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर मास। इसको तो कॉपी कर लिए ना, बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड नंबर पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग एक दूसरा नाम से ही पढ़ते हैं 11th 12th के अंदर में भाई, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आणविक द्रव्यमान बोल लो या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल लो, तो चलो मैं हिंदी के अंदर भी लिख देता हूँ आणविक द्रव्यमान। देखो इसका क्या मतलब है, इसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, जैसे पहला मॉलिक्यूल्स आता है एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पास H और यहाँ पास रहता है H, C डबल बॉन्ड O रहता है। ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है बेटा, इसी तरह CH3 COH को अलग लिख लो। इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखा हूं मैं, इस तरह से होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, अच्छा OH, इस तरह से ये फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड होने की वजह से देखो एक और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इस तरह से। कैसे बनाऊंगा, यहाँ पास बनाया O डबल बॉन्ड O और यहाँ पास OH और यहाँ पास लिख लेंगे क्या भाई, CH3। देखो मेरे बच्चों, इसका दोनों का फॉर्मूला देखो, ये दिख रहा है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही दिख रहा है ना। अब मुझे बता दो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे तो होता क्या है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, दोनों के बीच में H बॉन्ड, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। और H बॉन्ड होने के कारण ये क्या हो जाता है, डाइमेराइज्ड हो जाता है। मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होता, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ये मोनोमर नहीं होते हैं, ये डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लिया इसका डाइमर फॉर्म, और डाइमर फॉर्म होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। जैसे आप ही बताओ भाई, एक चौक है ये वाली, ठीक है, इस चौक का मास जो भी होगा, इसको मैं अगर दूसरे के ले आऊंगे दूसरे पास में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मास मान लो 5 ग्राम था, इसका भी कितना था, 5। अब इसका 5 रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या किए हैं, जुड़ गए हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा, लगता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास x होगा, लेकिन x नहीं होता, कितना हो जाता है, 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, समझ गए। अरे कुछ नहीं झकली, CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसके कांटेक्ट में दूसरा CH3 COH मॉलिक्यूल्स आता है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, ये डाइमर फॉर्म में आ जाते हैं। डाइमर मतलब दो रूप में आ जाते हैं, एक नहीं है, एकलक नहीं है, ये द्विलक या बहुलक बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, उस फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस फॉर्म को हम डाइमर फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर, चलो लिखो जरा। चलो इसी के आगे नेक्स्ट भाई, इसको तो कॉपी कर लिए ना, इधर देखो इसी का पढ़ लेते हैं। क्या बेटा, ये क्वेश्चंस और आता है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ज़्यादा रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत सारा है, इस वजह से। वो क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा कि क्या कारण है कि बर्फ पानी पर तैरता है, वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, तो लिखे बर्फ पानी में तैरता क्यों है, तैरता है क्यों या क्यों है, जो भी रीजन लिखो आप, ऐसे ही बनेगा, वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है बेटी, इसका रीजन समझना, सुन लो, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। इसका सिंपल से अगर आप आंसर लेना चाहो ना, तो यहाँ पर लिख देना कि डेंसिटी या घनत्व, आप जो भी लिख दो, डेंसिटी या मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे घनत्व। ये घनत्व पानी का मतलब आइस का है, वो कम होता है किसके कंपेयर में,
वाटर के कंपेयर में, H2O लिक्विड के कंपेयर में, इसलिए ऐसा होता है। या आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बर्फ का घनत्व H2O के कंपेयर में या पानी के कंपेयर में कम होता है, इसलिए तैरता। आंसर इतना ही सफिशियंट है। लेकिन हम क्योंकि केमिस्ट्री वाले हैं तो समझेंगे पूरी तरह से कि क्या रीजन है। तो देखो क्या बोलते हैं कि जब हम लोग पानी को ना ठंडा कर देते हैं तो ठंडा करने की वजह से देखो पहले H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बने रहता है, इस तरह से, ऐसे H यहाँ पर OH, ये बन जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करना शुरू कर देते हैं लगभग 14 फ़ारेनहाइट के आसपास, कितना 4 सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। तो ये देखो कब की बात मैं बोल रहा हूँ, 4 सेंटीग्रेड या आप चाहो तो बोल सकते हो 40 फ़ारेनहाइट के आसपास में जब हम लोग इतना इसको ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अभी मुझे बताओ पानी के अंदर में एक मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, मतलब 2 H2O मॉलिक्यूल्स आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यही है ना। लेकिन जब इसको हम ठंडा कर देते हैं ना तो ठंडा करने की वजह से ये इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मैं H बनाया, यहाँ पर H आगे लिखते हैं H नहीं H, यहाँ पर O और यहाँ पर H, इधर और ही बना सकते हैं। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। रुको जरा इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे बनता होगा समझते हैं। ये हो जाएगा H, यहाँ पर O और यहाँ पर H। आगे चलते हैं, यहाँ पर H लिख लिया, यहाँ पर O और इसको आप चाहो तो H लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर H लिख लिए, यहाँ पर O और यहाँ पर H। तो देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। इसी तरह से ये हाइड्रोजन और इस नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड बन जाता है। बताओ देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल टाइप का दिखाई दे रहा है, षष्ठकोणीय टाइप का। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग अभी अभी पढ़ के रखे हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ में मतलब 4 सेंटीग्रेड या 40 फ़ारेनहाइट के आसपास का जब टेम्परेचर होता है तो H2O मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ में, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्राहाइड्रोन बोल देते हैं, टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर। और जब ये टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर बनता है तो देखो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या। अरे झकली यहाँ पर देख, इसके पूरा इसका कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर क्या है गैप, यहाँ पर कोई गैप दिखाई दे रहा था, यहाँ पर गैप होने की वजह बहुत छोटा होता है। इसको मैंने जूम किया है हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से, क्या करे हैं जूम, इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटे से होते हैं, पर मैं इसको जूम किया हूँ। जूम करने की वजह से ये बड़ा दिखाई दे रहा है और इसी तरह से ये गैप बन जाता है। जब गैप बनेगा तो इसकी डेंसिटी लो हो जाती है। क्या चीज, और डेंसिटी लो हो जाएगा तो जिसकी डेंसिटी कम रहता है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। मतलब जिसका डेंसिटी वाटर से कम होगा ना वो तैरना शुरू कर देंगे। देखना पत्थर पानी के अंदर में डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी ना वाटर के कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाएगा। लेकिन आइस नहीं डूबेगा, रीजन क्योंकि डेंसिटी क्या है इसका कम। तो रीजन क्या है बेटा, H2O मॉलिक्यूल्स। केवल आपको इतना लिखना है कि H2O मॉलिक्यूल्स को जब हम ठंडा कर देते हैं या 40 सेंटीग्रेड के आसपास नहीं 4 सेंटीग्रेड या 14 फ़ारेनहाइट के बाद गर्म ठंडा करते हैं तब H2O मॉलिक्यूल्स 2 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जबकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रोन बनता है और जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ गैप क्रिएट हो जाते हैं और गैप होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम होगा तो बर्फ पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फेमस क्वेश्चन है, मार्केट के क्वेश्चन से भाई, लिखो जरा।